इफेक्ट, दूसरा हमारा है हाल्डेन इफेक्ट। ठीक है, तो बोहर इफेक्ट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम अब बाइकार्बोनेट बनता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट जो हमारा बाहर चला जाता है क्लोराइड शिफ्ट में, और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वो हमारी हेमोग्लोबिन के से ऑक्सीजन को रिमूव करती है और खुद बाइंड कर जाती है। जब ऑक्सीजन रिमूव होती है वो चली जाती है हमारी टिश्यू, इसे हम कहते हैं बोहर इफेक्ट। तो CO2 की ट्रांसपोर्टेशन अगर देखें तो हम CO2 की ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो 3 तरीकों से होती है। ठीक है, हेडिंग ले लें CO2 ट्रांसपोर्टेशन, CO2 ट्रांसपोर्टेशन। तो जो CO2 ट्रांसपोर्टेशन है सबसे पहले ये होती है बॉन्ड फॉर्म में। ठीक है, नंबर 1 जो होती है डिसॉल्व फॉर्म में। ऐसी CO2 जो हमारी ब्लड में प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है उसे हम कहते हैं डिसॉल्व फॉर्म। तो ये सबसे पहली फॉर्म है डिसॉल्व फॉर्म। सेकंड फॉर्म है वो है हमारी बॉन्ड फॉर्म। ये बॉन्ड फॉर्म है, ये हमारी हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड करके जाती है। ठीक है, फर्स्ट डिसॉल्व फॉर्म, सेकंड हमारी है बॉन्ड फॉर्म, और थर्ड पे हमारी आती है केमिकली मॉडिफाइड फॉर्म। केमिकली मॉडिफाइड फॉर्म। तो परसेंटेज लिख लेंगे कितनी परसेंटेज ट्रांसफर होती है डिसॉल्व फॉर्म से। तो अगर हम डिसॉल्व फॉर्म की बात करें तो डिसॉल्व फॉर्म में सिर्फ हमारी 3% जो कार्बन डाइऑक्साइड है, टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो हमारे प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ये लंग्स तक जाती है वो सिर्फ 3% है। और जो बॉन्ड फॉर्म है जो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है उसे कहते हैं कार्बा अमाइनो हेमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, कार्बा अमाइनो हेमोग्लोबिन। ठीक है, ये जो हेमोग्लोबिन का एन टर्मिनल है, हेमोग्लोबिन के 2 टर्मिनल होते हैं, एक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, एक कार्बोक्सी टर्मिनल होता है और दूसरा टर्मिनल होता है हमारा एन टर्मिनल। तो ये एन टर्मिनल ऑफ हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये जो जाती है जो बॉन्ड फॉर्म में जाती है वो हमारी होती है ऑलमोस्ट 25%। ठीक है, 3% हमारी डिसॉल्व फॉर्म में जा रही है, ट्रांसफर हो रही है। जो बॉन्ड फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है वो हमारी हीमोग्लोबिन के एन टर्मिनल के साथ बाइंड करके 25% ट्रांसफर हो रही है। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारी केमिकली मॉडिफाइड फॉर्म। ठीक है, जो केमिकली मॉडिफाइड फॉर्म है उसमें आती है हमारी बाइकार्बोनेट। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ICO3 बाइकार्बोनेट। मोस्ट इंपोर्टेंट हमारी ये है वो केमिकली मॉडिफाइड फॉर्म। ठीक है, ये हमारी जो केमिकली मॉडिफाइड फॉर्म है ये हमारी जो ट्रांसफर होती है वो होती है हमारी 70%। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम CO2 ट्रांसपोर्टेशन की। जो CO2 हमारी ट्रांसपोर्ट होती है टिश्यू से 3% होती है डिसॉल्व फॉर्म में, जो बॉन्ड फॉर्म में होती है वो हमारी हेमोग्लोबिन के मालिक एन टर्मिनल से बाइंड करती है, वो होती है हमारी 25%। और जो केमिकली मॉडिफाइड फॉर्म है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट वो हमारी होती है 70%। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिकली मॉडिफाइड फॉर्म। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको ग्राफिकली कि ये कैसे ट्रांसफर होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये 2 कंसेप्ट हैं इधर, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं CO2। ये हमारे टिश्यूज हैं, और ये पहले देख लें, ये हमारे टिश्यूज हैं और ये हमारी कैपिलरीज हैं। ठीक है, कैपिलरीज की एक वाल ये है, दूसरी तरफ ये है। ठीक है, और ये हमारा RBC है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, अब देखें CO2 हमारी बनी टिश्यूज में, हमारी सी कार्बन डाइऑक्साइड बनी। ठीक है, ये टिश्यू से डिसॉल्व होती है और आती है सीधा, सबसे पहले आती है हमारी प्लाज्मा। तो ये हमारा प्लाज्मा है। ठीक है, तो मैंने कहा था डिसॉल्व फॉर्म में 3% जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में हमारी प्लाज्मा से होती हुई लंग्स में चली जाती है। ठीक है, दूसरी जो है वो हमारी कार्बन से डिसॉल्व होती है और आती है रेड ब्लड सेल के ऊपर, ये हमारा RBC है। ठीक है, वो RBC पर आते ही ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है वाटर के साथ। ठीक है, CO2 प्लस H2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इस एंजाइम की मौजूदगी में ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है वाटर के साथ। ठीक है, और हमारे बन जाता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, H2CO3। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से आती है, टिश्यू से डिसॉल्व होती है, डिसॉल्व होकर 3% जो हमारी प्लाज्मा में चली जाती है, जो रिमेनिंग है वो हमारी डिसॉल्व हो जाती है रेड ब्लड सेल के ऊपर। रेड ब्लड सेल में एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वो कार्बन डाइऑक्साइड और जब वाटर मिलते हैं तो वो कार्बोनिक एसिड बन जाता है। ठीक है, अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये टूटता है, किसमें टूटता है, नंबर 1 ये टूटता है हाइड्रोजन में, और नंबर 2 ये टूटता है बाइकार्बोनेट में।
पीछे आपको मैंने पढ़ाया कि केमिकली मॉडिफाइड फॉर्म जो 70% ट्रांसफर होती है वो होती है बाइकार्बोनेट में। हमारी कार्बन डाइऑक्साइड इधर से चली और किसमें कन्वर्ट होगी, बाइकार्बोनेट में, और 70% जो ट्रांसफर होनी है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होगी। ठीक है, ये कहाँ हो रहा है, हमारे टिश्यू लेवल पे। ठीक है, अब होता क्या देखिए, इधर इधर होता है हमारा एक चैनल जिसे हम कहते हैं शटल। अब ये जो बाइकार्बोनेट हमारी बन गई है ये हमारी मूव कर जाती है इनटू प्लाज्मा। ठीक है, एट टिश्यू लेवल बाइकार्बोनेट मूव कर गई, और क्योंकि बाइकार्बोनेट नेगेटिव आयन है तो उसे रिप्लेस करने के लिए क्लोराइड अंदर आता है। ठीक है, क्लोराइड, इसे हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट, ये भी लिख लें, क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, बाइकार्बोनेट बाहर जा रही है और उसे रिप्लेस करने के लिए क्लोराइड अंदर आ रहा है। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। तो ये तो हो गया हमारा टिश्यू लेवल पे जो प्रोसीजर हो रहा है। ठीक है, तो अब देखें इधर हमारी अब आ गई हेमोग्लोबिन। ये हमारी हेमोग्लोबिन है, और हेमोग्लोबिन के ऊपर हमारी कौन से मॉलिक्यूल अटैच है, हमारी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अटैच है, O2 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 और O2। ठीक है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अटैच है। देखें अब ये हाइड्रोजन क्या करता है, अब ये जो हाइड्रोजन है ये जो हमारी बाइकार्बोनेट आई ना ये तो हमारा बाहर निकल गया, और हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन आएगा और आगे बाइंड करेगा इसके साथ और ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा। ठीक है, खुद बाइंड कर देगा हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ और ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा। तो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होगी और चली जाएगी टिश्यूज में, टिश्यूज को नीड है ऑक्सीजन की। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से अटैच हुआ उसकी फोर्थ साइड पे और ऑक्सीजन को रिलीज करवा दिया। इसे हम कहते हैं बोहर इफेक्ट। क्या कहते हैं, बोहर इफेक्ट। एमसीक्यू का ये आपने दो इफेक्ट याद रखने हैं, एक है बोहर इफेक्ट, दूसरा हमारा है हाल्डेन इफेक्ट। ठीक है, तो बोहर इफेक्ट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। अब बाइकार्बोनेट बनता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट जो हमारा बाहर चला जाता है क्लोराइड शिफ्ट में, और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वो हमारी हेमोग्लोबिन के से ऑक्सीजन को रिमूव करती है और खुद बाइंड कर जाती है। जब ऑक्सीजन रिमूव होती है वो चली जाती है हमारी टिश्यू, इसे हम कहते हैं बोहर इफेक्ट। ठीक है, ये आपने लाजमन याद रख लेना, इसे हम कहते हैं बोहर इफेक्ट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा टिश्यू लेवल पे। अब देखते हैं कि हमारा लंग्स के लेवल पे क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं लंग्स के लेवल। ठीक है, लंग्स में हमारी कैपिलरीज हैं। ठीक है, ठीक है, अब इधर क्या चीज बाइंड की हुई है, ऑक्सीजन। ये हेमोग्लोबिन यहाँ से मूव की और अब चलेगी लंग्स में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और फोर्थ पे क्या बाइंड की हुई है, हाइड्रोजन। ठीक है, अब जैसे ही लंग में जाते हैं तो लंग्स में क्या हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाता है। टिश्यूज में हमारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम होता है, लंग्स में हमारा क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाता है। जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता है तो वो हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है और ऑक्सीजन दोबारा बाइंड कर जाती है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन हो जाता है रिमूव। तो होता क्या देखिए, अब ये हाइड्रोजन हमने रिमूव करवा लिया। ठीक है, हाइड्रोजन हमारा रिमूव हो गया। दोबारा एक नया आईबीसी बना लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन हमारा ये देखिए, हाइड्रोजन हमारा रिमूव लंग्स पे जब हेमोग्लोबिन, ये हेमोग्लोबिन जिसने हाइड्रोजन कैरी किया था बोहर इफेक्ट की वजह से, जैसे ये लंग्स की कैपिलरी में जाता है वहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमारा बढ़ जाता है। जैसे ही बढ़ेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन इससे आगे फोर्स बाइंडिंग साइड से बाइंड कर देगी और हाइड्रोजन को रिमूव करा देगी। ठीक है, और हाइड्रोजन देखिए, अब हाइड्रोजन आ गया अंदर इनसाइड हाइड्रोजन, और ये जो हमारी हमारी बाइकार्बोनेट जो प्लाज्मा टिश्यू लेवल पे प्लाज्मा में चली गई थी यानी बाहर चली गई थी, वो बाइकार्बोनेट दोबारा इनसाइड मूव करेगी। ठीक है, उसी शटल के जरिए बाइकार्बोनेट हमारी दोबारा इनसाइड मूव कर जाएगी। ये देखिए बाइकार्बोनेट हमारी दोबारा इनसाइड मूव कर गई है, तो हाइड्रोजन प्लस बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये दोबारा मिलते हैं और दोबारा हमारा बन जाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। वही साइकिल हमारा रिवर्स हो रहा है। टिश्यू लेवल पे वो हमारा सीधा जा रहा था और वही जो हमारा साइकिल है, वही हमारा साइकिल है, वो हमारा रिवर्स हो रहा है। हाइड्रोजन आई, बाइकार्बोनेट जो बाहर चली गई थी इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड शिफ्ट में, जो हमारी बाइकार्बोनेट बाहर चली गई थी वो लंग्स के लेवल पे जाकर इनसाइड मूव करेगी उसी शटल के जरिए। हाइड्रोजन आइन जो इधर हमारा लोड हुआ था हेमोग्लोबिन पे, वहां जाके वही हाइड्रोजन आइन डीलोड हो जाएगा, और वो हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आइन जो मिलेंगे और हमें क्या बना देंगे, हमारा कार्बोनिक एसिड। ठीक है,
कार्बोनिक एसिड दोबारा टूटेगा इन द फॉर्म ऑफ, ऊपर कौन सा हमारा एंजाइम था, कार्बोनिक एनहाइड्राइज, वही एंजाइम इधर यूज होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। यही एंजाइम दोबारा इसको तोड़ेगा और किसमें तोड़ेगा, CO2 में और वाटर में, ठीक है। ये हमारी CO2 जो हमें कार्बोनिक एसिड से CO2 दोबारा बना ली, और ये CO2 लंग से डिफ्यूज कर जाएगी आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। ये CO2 जो हमारी बन गई लंग से आउटसाइड डिफ्यूज कर जाएगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपने जरा ध्यान से सुना है कि दो इफेक्ट हैं, ठीक है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं हाल्डेन इफेक्ट, हाल्डेन इफेक्ट। अक्सर बच्चों को इसकी समझ नहीं आती, इसका कंसेप्ट नहीं होता, सिर्फ रट्टा ही लगाते हैं इसको, ठीक है। अब कंसेप्ट आपने लेना है, देखें टिश्यू लेवल पे क्या हो रहा है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू लेवल से टिश्यू से डिसॉल्व हो रही है, कुछ प्लाज्मा में जा रही है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड आती है RBC की सरफेस के ऊपर और वाटर के साथ मिलती है और क्या बना देती है, कार्बोनिक एसिड। किसकी प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्राइज एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। उसमें उससे कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड टूटता है हाइड्रोजन में और बाइकार्बोनेट में। बाइकार्बोनेट जो है वो शटल के जरिए प्लाज्मा में चली जाती है इन द टिश्यू लेवल। ये टिश्यू लेवल की बात हो रही है, लंग्स पे नहीं भी बात कर रही, ठीक है। और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है और ऑक्सीजन जो चला जाता है हमारे टिश्यूज में, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं बोहर इफेक्ट, ये मैंने बोहर इफेक्ट पढ़ लिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारा लंग्स के लेवल पे क्या होता है, लंग्स के लेवल पे हमने पढ़ा कि ये हीमोग्लोबिन गई, यहाँ पार्शियल ऑक्सीजन ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन दोबारा बैंड कर जाती है और हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन इधर आया और जो जो टिश्यू लेवल पे हमारी जो क्लोराइड शिफ्ट के जरिए जो हमारी बाइकार्बोनेट बाहर गई थी, बाइकार्बोनेट भी उस शटल के जरिए दोबारा इनसाइड मूव करती है और हाइड्रोजन से मिलती है और क्या बना देती है, कार्बोनिक एसिड। और वो कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो ऊपर यूज हुआ था, उसकी मौजूदगी में दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देती है इन द लंग्स। ये लंग्स में हो रहा है, लंग्स में होगा हैल्डेन इफेक्ट। और टिश्यू लेवल पे हमारा क्या होगा, क्लोराइड, दूसरा हमारा बोहर इफेक्ट, ठीक है। तो ये दो इफेक्ट आपने याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसमें से आप लाजमन MCQs आते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बाइकार्बोनेट थी, जो हमारी 70% जो हमारी 70% कार्बन से ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे ट्रांसफर होती है, ठीक है। बोहर इफेक्ट होता है टिश्यूज में और हाल्डेन इफेक्ट होता है हमारा इन द लंग्स, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे ये है कि राइट शिफ्ट कहाँ होगी और लेफ्ट शिफ्ट कहाँ होगी। ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको सही से बताया था कि राइट शिफ्ट क्या होती है, लेफ्ट शिफ्ट क्या होती है, ठीक है। अब देखिए टिश्यू लेवल पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन डीलोड हो रही है तो ये हमारी इधर राइट शिफ्ट होगी, और लंग्स के लेवल पे ऑक्सीजन दोबारा लोड हो रही है तो ये हमारा इधर लेफ्ट शिफ्ट होगी, ठीक है। तो ये भी उसमें लिखा हुआ है, ये आपने समझ लेनी बात, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड, रिस्पॉन्स टू हाई एल्टीट्यूड, ठीक है। अब देखें होता क्या है, आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जैसे ही हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, ठीक है, आपके ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है, जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो पहाड़ों में, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स पे जाते हैं आप, तो ऑक्सीजन का लेवल वहाँ कम होता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमारे हाई एल्टीट्यूड पे डिक्रीज कर जाता है। तो दो मैंने कीमो रिसेप्टर आपको पढ़ाए थे, एक एओटिक बॉडी में पढ़ाया था, ठीक है, कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग में, और एक होता है हमारा एओटिक बॉडी में, एक और दूसरा होता है हमारा कैरोटिक बॉडीज में, ठीक है। तो वो सेंस करते हैं ऑक्सीजन के, जैसे हमारी ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, वो ऑक्सीजन के कीमो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, वो सेंस करते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, तो वो क्या करेंगे, वो हमारी रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देंगे। कैसे कैसे बढ़ाएंगे, मेदुला ऑब्लोंगेटा में मैंने आपको बताया था कि हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं जो हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। डोर्सल इंस्पिरेटरी सेंटर और एक्सपिरेटरी सेंटर आपको मैंने बताए थे। तो जैसे ये जो हमारी कैरोटिड बॉडीज और रेटिक बॉडीज हैं वो सेंस करेगी कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, तो वो मेदुला ऑब्लोंगेटा को में जो न्यूक्लियस है उन्हें सिग्नल भेजेंगी, जिसकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। और जैसे रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे जिस्म से रिमूव हो जाएगी, तो उससे हमें हो जाएगा रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस, ठीक है। कार्बन सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हुआ माउंटेन्स पे, सेकंड स्टेप में क्या हुआ, एरोटिक बॉडीज और कैरोटिक बॉडीज ने सेंस किया और रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा दिया। जैसे रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा बढ़ गया, हाइपर वेंटिलेशन हुई, तो साथ ही हमें रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होगी। और यही रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस है जिसकी वजह से हम जो माउंटेन पे जाते हैं, जिसे हम कहते हैं हाई अल्टीट्यूड सिकनेस, हाई अल्टीट्यूड सिकनेस। ये भी एक MCQs है कि हाई एल्टीट्यूड पे हमें सिकनेस क्यों होती है, ड्यू टू रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, ठीक है। इसमें हमें हेडेक होती है, हेडेक है, डिजीनेस है,
और डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है। ये हमें हाई एल्टीट्यूड पे। अब देखिए बॉडी ने क्या किया, बॉडी ने इसको कंपनसेट करना है, हमारी हमारी जिसमें रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो गई है, तो बॉडी क्या करेगी, किडनी से, देखें ये हमारा किडनी है, किडनी से रिमूव कराएगी, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन फ्रॉम किडनी, ठीक है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी क्या करेगी, अल्कोलोसिस हो गई, यानी हमारी बेस का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ चुका है ड्यू टू हाइपरवेंटिलेशन। तो बॉडी क्या करेगी, इसे कंपनसेट करने के लिए किडनी से बाइकार्बोनेट को एक्सक्रीशन उसकी बढ़ा देगी। तो जैसे ही बॉडी बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन किडनी से बढ़ाएगी, तो दोबारा जो हम पोजीशन है वो नॉर्मल चलेगी, ठीक है। बेस की जो हमारी बढ़ गई थी, तो बॉडी जो बेस को रिलीज करेगी किडनी से, तो हमारा सिचुएशन जो नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी हाई एल्टीट्यूड थिकनेस है। और दूसरे नंबर पे हम देख रहे हैं कि हाई एल्टीट्यूड पे क्या क्या बढ़ता है। दूसरे नंबर पे हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा, देखिए हाई एल्टीट्यूड पे हमारा ईपीयू बढ़ जाता है, रिथ्रोपार्टिन, इंक्रीज ईपीयू। रिथ्रोपार्टिन क्या है, ठीक है, रिथ्रोपार्टिन रिलीज होता है हमारे किडनी से, और ये आरबीसी को बढ़ाता है, आरबीसी रिथ्रोपोइसिस करवाता है, ठीक है। ये हम हाई एल्टीट्यूड पे जैसे जाते हैं, ऑक्सीजन की सैचुरेशन, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो रिथ्रोपार्टिन ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है किडनी से। तो जैसे ये ज्यादा रिलीज होना शुरू होता है, तो ये क्या करवाता है, रिथ्रोपोइसिस करवाता है, इंक्रीज आरबीसी लेवल, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकें, ठीक है। तो ये नंबर सेकंड पे, फर्स्ट नंबर पे ये, और सेकंड पे हमारा रिथ्रोपार्टिन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और थर्ड पे हमारा जो है वो 2-3, ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखें 2-3 बीपीजी, ये भी बढ़ जाता है हमारा जाके, ठीक है। ये ट्विस्ट करवाता है और हमारी राइट शिफ्ट करवाता है, ठीक है, ताकि टिश्यू को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो। ये भी हमारा वेंटिलेशन हाई एल्टीट्यूड पे बढ़ जाता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने याद रखनी है, वो आपने याद रखनी है, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ। हाँ, आप देखें होता क्या, ये हमारे लंग्स, ठीक है। ये लंग्स के अंदर है हमारी कैपिलरीज, ठीक है। जैसे ही हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। ऑक्सीजन जैसी कम होती है, तो ये इन रिस्पॉन्स टू लेस ऑक्सीजन, जो हमारी ये जो आर्टरी लंग्स की जो कैपिलरीज हैं, ये कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, क्या कर जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो जैसे ही ये कंस्ट्रिक्ट करेंगी, ठीक है, ऑक्सीजन का 5 कंस्ट्रिक्ट करेंगी, तो इसके इनके कंस्ट्रिक्ट करने से क्या होगा, दो चीजें होंगी। ये हमारा राइट हार्ट है, पेशेंट डेवलप करेगा पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी इसमें। और नंबर सेकंड पे देखें, अब ये आगे आर्टरीज जो आगे जो हमारी कैपिलरीज हैं, ये कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं, तो राइट हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पंप जोर लगाना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी ब्लड को पंप करने के लिए, राइट हार्ट को, ठीक है, राइट वेंट्रिकल को। तो हमें राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी ये भी हो जाएगी, ठीक है। ये होता है हाइपोक्सिया में, ठीक है, क्रोनिक पल्मोनरी हाइपोक्सिया में। तो हाइपोक्सिया में क्या होता है, हमारी आर्टरी जो कंस्ट्रिक्ट करती है, ठीक है, इसलिए राइट हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है ब्लड को पंप करने के लिए, जिसकी वजह से उसमें हाइपोट्रोफी हो जाती है, और नंबर सेकंड हमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप कर जाती है, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें से भी एमसीक्यूज आते हैं, ये आपने ये भी जेन में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं वेंटिलेशन परफ्यूजन की। वेंटिलेशन, आपने सुना होगा अक्सर वेंटिलेशन परफ्यूजन, इसे हम कहते हैं V/Q, ठीक है। कि वेंटिलेशन कहते हैं, वेंटिलेशन मैंने आपको बताया भी था कंसेप्ट वेंटिलेशन का, किसी भी रूम का वेंटिलेटेड होना, यानी हवा आ भी रही है जा भी रही है, रूम इज वेल वेंटिलेटेड, ये हम कहते हैं वेंटिलेशन को। परफ्यूजन जो यानी ब्लड की सप्लाई हो, यानी ब्लड कितना परफ्यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ये देखिए, ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है। लंग्स के 3 लोब्स हैं, ठीक है, इसमें हम देखा था, अपर डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में इसको। ये हमारा अपर पार्ट है, ये हमारा मिडिल पार्ट है, ये हमारा लोअर पार्ट, ठीक है। अब देखें, वो कहता है कि V/Q नॉर्मल जो है, जो आइडियल सिचुएशन में वो होती है 1, ठीक है। तो यानी जितनी हमारी वेंटिलेशन हो रही है, उतनी हमारी परफ्यूजन भी हो रही है, यानी जितनी ऑक्सीजन आ रही है, उतनी वो कैरी भी हो रही है परफ्यूजन, उतना ब्लड भी आ रहा है, और उसे कैरी करके इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन से अटैच करके लेके भी जा रहा है, ठीक है। जितनी हमारी परफ्यूजन हो रही है, उतनी हमारी वेंटिलेशन भी हो रही है, ये आइडली ये 1 होती है। लेकिन असल में होता ऐसा नहीं है। हमारी जो एपेक्स है ना, ठीक है, अभी देखें एपेक्स, ये लंग्स का एपेक्स होता है, ये बेस होती है, बेस ऑफ लंग, ये होता है हमारा एपेक्स। अब नीचे क्या होता है, नीचे देखें वेंटिलेशन जो होती है वो कम होती है, लेकिन परफ्यूजन ज्यादा होती है, ब्लड ज्यादा आ रहा होता है। ये नीचे जो इसकी जो कैपिलरीज है, इसमें ब्लड तो ज्यादा आ रहा होता है, लेकिन जो वेंटिलेशन है, वो एज कंपेयर टू परफ्यूजन कम होती है, ठीक है। तो बेस में हमारी होती है वेस्टेड परफ्यूजन,
आप दोबारा बात सुन लें। देखिए बेस में क्या होता है, हमारी ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, और ब्लड सप्लाई के मुकाबले में जो हमारी वेंटिलेशन है, जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन बाहर से आ रही है, एयर है, वो कम होती है। तो इसमें हमारी इससे क्या, बेस में क्या होता है, वेस्टेड परफ्यूजन, यानी जो परफ्यूजन है वो ज़ाया हो जाती है, ब्लड ज़ाया हो जाता है। और एज कम्पेयर टू एपेक्स, एपेक्स में क्या होता है, एपेक्स में हमारी वेंटिलेशन ज़्यादा होती है, इंक्रीज वेंटिलेशन। लेकिन देखिए ऊपर, देखिए ब्लड को ऊपर जाने के लिए रेजिस्टेंट का सामना करना पड़ेगा, तो ऊपर हमारी जो परफ्यूजन है वो कम होती है, रिड्यूस परफ्यूजन। तो इसमें हम लिखते हैं वेस्टेड वेंटिलेशन। ये दो कंसेप्ट आपने याद रखने हैं, ठीक है। एक बेस में हमारी क्या होती है, जो वेस्टेड परफ्यूजन, परफ्यूजन जो वेस्ट होती है, और जो हमारे एपेक्स में क्या वेस्ट होती है, वो हमारी वेंटिलेशन जो वेस्ट होती है। क्यों वेस्ट होती है, क्योंकि वेंटिलेशन ज़्यादा होती है और ब्लड सप्लाई कम होती है, ठीक है। और वो उसमें आगे वो कहता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर आपकी कोई कोई चीज़ इधर फॉरेन बॉडी आपकी ऑब्स्ट्रक्ट कर गई इन लंग्स में, आप देखिए ऑक्सीजन बाहर से नहीं आएगी, ठीक है, ऑक्सीजन बाहर से नहीं आएगी, आप आपकी वेंटिलेशन कम हो गई। इस सिचुएशन में आप उसको ऑक्सीजन जितनी मर्जी लगाते रहें, लेकिन जब ऑक्सीजन ने आगे जाना ही नहीं, एयर ने आगे जाना ही नहीं है, तो उसकी वेंटिलेशन नहीं होगी, ठीक है, फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन में, ठीक है। ये उसने फर्स्ट एड में लिखा हुआ है। और नंबर सेकंड में उसने लिखा है कि देखिए परफ्यूजन आपकी जब कम होती है, परफ्यूजन, देखिए आपका ब्लड सप्लाई जो कम हो रही है, लेकिन इसमें जब आप ऑक्सीजन देंगे 100%, तो उसमें वो इंप्रूव करेगी सिचुएशन, ठीक है। ये उसने दो कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं हमसे ज़्यादा आपने यही बात याद रखनी है कि बेस में जो वेस्टेड परफ्यूजन होती है, और जो एपेक्स में क्या होती है, वेस्टेड वेंटिलेशन, ठीक है। ये है हमारा, हमने आज का था हमारा। दोबारा एक बार देख लेते हैं, आपने सही से कर लेना, ठीक है। CO2 ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ा है, देख हमने पढ़ा है कि डिजोल्व जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है वो 3% होती है, बॉन्ड फॉर्म में जो है हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है वो होती है 25%, और बाइंड कहाँ करती है, एन टर्मिनल के साथ। और जो केमिकली मॉडिफाइड फॉर्म है वो होती है हमारी 70%, वो इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। ये हमने पढ़ा है। फिर हमने देखा कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। ये आपने दो इफेक्ट बिल्कुल याद कर लेने हैं और कंसेप्शन क्लियर करना है, एक बोहर इफेक्ट है, एक हाल्डेन इफेक्ट है, ये लाजमन आपने देख लेना, ठीक है। टिश्यूज में हमने देखा, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, वाटर के साथ बंद करती है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनाइड्राइजिंग एंजाइम, ठीक है, वो कार्बोनिक एसिड बन जाता है। कार्बोनिक एसिड टूटता है हाइड्रोजन में और बाइकार्बोनेट आयन में, ठीक है। ये बाइकार्बोनेट जो है वो शटल के जरिए बाहर चली जाती है इन द टिश्यू लेवल, ठीक है। और जो हाइड्रोजन है वो हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को रिमूव करवाता है, और ऑक्सीजन चली जाती है टिश्यूज में। इसे हम कहते हैं बोहर इफेक्ट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसे हम कहते हैं बोहर इफेक्ट। और नंबर सेकंड पे जो लंग्स में जाते हैं, तो लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, तो वो हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है और खुद ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन रिलीज होती है, हाइड्रोजन दोबारा आरबीसी में आती है, और आरबीसी में आते ही और जो बाइकार्बोनेट जो प्लाज्मा लेवल टिश्यू लेवल पर बाहर चली गई थी, वो दोबारा उस शटल के जरिए इंसर्ट आ जाती है। वो दोनों बाइंड करते हैं और कार्बोनिक एसिड दोबारा बन जाता है। देखिए इधर भी कार्बोनिक एसिड, वही जो सर्कल है वो रिवर्स होता है। कार्बोनिक एसिड दोबारा बनता है, वही कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनाइड्राइजिंग एंजाइम की मौजूदगी में टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड लंग के जरिए बाहर चली जाती है, और ये इससे कहते हैं हम हाल्डेन इफेक्ट, ठीक है। बोहर इफेक्ट होता है टिश्यूज में, और हाल्डेन इफेक्ट होता है हमारा लंग्स में, ठीक है। ये आरबीसी है। तो ये हमने पढ़ा, CO2 ट्रांसपोर्टेशन पढ़ी है। और इसके अलावा क्या किया हमने, और हमने हमने ये पढ़ा कि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होती है। हाई एल्टीट्यूड पे हमारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम होता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, जिससे हमें एल्कोलिसिस हो जाती है, ठीक है, जिससे हम सिकनेस कहते हैं, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। और बॉडी क्या करता है, उसको रिस्पॉन्स में जो का बाइकार्बोनेट है उसकी एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है, यानी बेस हमारे बॉडी में बढ़ गई है तो किडनी उसको बेस को ज्यादा से ज्यादा रिलीज करना शुरू कर देती है, ठीक है, कंपनसेट करने के लिए। तो दोबारा बॉडी नॉर्मल पे आ जाती है। दूसरी में हमने पढ़ा कि ईपी और इथ्रोपाइटिन जो बढ़ जाता है, ठीक है, ताकि आरबीसी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो हाई एल्टीट्यूड पे, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल वहाँ कम होता है। ये कंपनसेटरी एक्शन है। नंबर थर्ड हमने पढ़ा 2-3 बीपीजी भी बढ़ जाती है हाई एल्टीट्यूड पे। और ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने देख लेना, ठीक है। जब क्रोनिक हाइपोक्सिया होता है तो हमारी ये जो हमारी कैपिलरीज हैं लंग्स में, ये कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। जैसे कंस्ट्रिक्ट करेंगी तो हमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो जाएगी, ये भी एमसीक्यूज हैं ये दोनों। और राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी भी हो जाएगी क्रोनिक पल्मोनरी हाइपोक्सिया में, ठीक है। और फिर हमने देखा कि वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो, तो नॉर्मली ये 1 होती है, आइडियल सिचुएशन में होती नहीं है, ये आइडियल सिचुएशन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो एपेक्स में है वो हमारी वेंटिलेशन ज़्यादा होती है, और परफ्यूजन कम होती है तो वेंटिलेशन वेस्ट हो जाती है, ठीक है, वेस्ट वेंटिलेशन। और बेस में हमारी परफ्यूजन यानी ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है और वेंटिलेशन कम होती है एज कम्पेयर टू एपेक्स, ठीक है। तो उसमें हमारी वेस्टेड परफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। अब देखें इसमें हम एक सेकंड रुके, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा फर्स्ट से देख लेते हैं, एक सेकंड।
तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने आज खत्म कर लिया अपनी, ठीक है। जो इसके बेसिक बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हमने क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। इसको अपने फर्स्ट ईयर से पढ़ना है आपने और साथ साथ इसको तैयार करना है आपने। फिर रेस्पिरेटरी जो पैथोलॉजी है वो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे मंडे से, और उसको भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 2 वीक्स में उसे हम एंड करें। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने इंशाल्लाह जल्द से जल्द खत्म करना है, और जो हमारा एम है वो 6 मंथ्स में हमने इंशाल्लाह ये जितने भी सिस्टम है ये सारे हमने करने हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये देखिए हमने आज क्या पढ़ा है। ये हमने सारे टॉपिक्स कर लिए हुए हैं, लंग चेस्ट वाल, ठीक है। ये आपने हीमोग्लोबिन वाले ये सारे टॉपिक्स हमने कर लिए हुए हैं। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लिया हुआ है। ये सीएनएड पॉइजनिंग ये भी हमने कर लिया है, ठीक है। और इसके अलावा नीचे चलते हैं। ये देखिए ये वेंटिलेशन परफ्यूजन देखेंगे, ये आप पढ़ेंगे ना जब जाके ये देखेंगे। नॉर्मली वन होती है, ठीक है। एपेक्स में जो बेसिक वेंटिलेशन है, और बेस में हम देखें तो ये क्या होती है इसमें, एक सेकंड, बेस में हमारी ये वेस्टेड परफ्यूजन है, ठीक है। ये आप देखेंगे इसमें बता रहा है कि फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो फिर क्या होता है, ये आप पढ़ेंगे, मैंने बता दिया वीडियो में पीछे, ठीक है। और ये है हमारा टॉपिक जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा है। ये इसको आप जरा एक बार देख लें फिर। ये देखें ये बता रहा है कि 3 फॉर्म में होती है, ठीक है। बाइकार्बोनेट फॉर्म में, कार्बोक्सी अमाइनो फॉर्म में, ठीक है, और डिसॉल्व फॉर्म में ये होगी। उस बार वो बता रहा है कि ये देखें ये कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, हाइड्रोजन वाटर साथ बाइंड कर रही है और कार्बोनिक एसिड में, और जो हाइड्रोजन है वो हेमोग्लोबिन से अटैच होता है और ऑक्सीजन को रिलीज करवा देता है। ये बोहर इफेक्ट है, ठीक है। ये क्लोराइड शिफ्ट है, या जब बुक पढ़ेंगे फिर आपको सही से समझ आएगी, ठीक है। और हाई एल्टीट्यूड में बता रहा है कि ये ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी एल्वेलोसिटी हो जाती है, एल्टीट्यूड सिकनेस है, ईपीओ बढ़ जाता है, ये भी हमने पढ़ लिया। 2-3 बीपीजी क्यों बढ़ता है, ठीक है। ये बॉडी कंपनसेट करती है थ्रू किडनी, ठीक है। और ये अपनी लाइन सही तरह पढ़नी है, मैंने बताया भी आपको, एक्सप्लेन भी किया है। क्रोनिक हाइपोक्सी पल्मोनरी वैसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, ठीक है। और एक चीज़ रह गई है, इधर आप देख लें एक्सरसाइज में क्या होगा। एक्सरसाइज में वो बता रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है हमारी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज में देखें जो हमारा जो होता है ना आर्टीरियल ब्लड, उसमें वो सेम रहता है। आर्टीरियल ब्लड में हमारी जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेम रहता है। लेकिन जो हमारा होता है ना वेनस ब्लड, पहले देख लें, ये रह गया। हाँ देखिए ये होता है हमारा, देखिए ये कैपिलरी है और ये हमारी आगे वेन्स है। वो कह रहा है कि जो हमारी आर्टीरियल ब्लड में होता है वो पार्शियल प्रेशर CO2 और ऑक्सीजन का वो आर्टीरियल ब्लड में हमारा सेम रहता है एक्सरसाइज में। लेकिन क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन इधर यूज हो जाती है और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है इधर, तो वेनस ब्लड में वो कह रहा है कि हमारा इंक्रीज कर जाता है CO2 का लेवल ड्यूरिंग एक्सरसाइज, और डिक्रीज कर जाता है O2 का लेवल ऑक्सीजन का, ठीक है। ये होता है हमारा वेनस ब्लड में, ठीक है। इसमें ये वो बता रहा है, ये देखिए आप, ये इस एंड पे लाइन लिखी हुई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ जाती है, ये आप सिंपल सी बात है। और राइट शिफ्ट हो जाती है। राइट शिफ्ट कब होती है, जब ऑक्सीजन को डीलोड करना होता है। तो एक्सरसाइज में हमारी बॉडी के टिश्यूज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है, तो राइट शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। ये राइट शिफ्ट लिखा हुआ। और बाकी ये सिंपल से कंसेप्ट हैं। इंशाल्लाह कल से हम ये देखें रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं इधर ही।